हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो मेरा पिछले डे का क्वेश्चन था दोस्त कि इंदिरा साहनी जो केस था ना, इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे था? तो इंदिरा गांधी केस का संबंध किस इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे था? तो आरक्षण की सीमा से। यानी इसके अनुसार बताया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिकतम नहीं हो सकता है। अर्थात सर, आरक्षण किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी समुदाय को 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। ठीक। अच्छा, इंदिरा साहनी केस कब आया था? तो 1992 में। इंदिरा साहनी जो केस था यह कब मामला सामने आया था? 1992 में। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, आगाज करते हैं। आज भी क्विज के लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। क्विज स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के पपड़ी में, यानी पृथ्वी के जो क्रस्ट पार्ट होता है दोस्त, सबसे ऊपरी पार्ट, तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु तो प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, ये सब तत्व में अगर कहेगा तो ठीक है। धातु तत्व कहेगा तो एल्युमिनियम पृथ्वी के क्रस्ट पार्ट में। अगर उसके बाद पूछे तो सिलिकॉन। समझ में आ रहा है ना? जल का शुद्धतम रूप क्या है बाबू? तो वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। वर्षा के जल का जो होता है ना, यह शुद्ध जल होता है। क्या होता है? शुद्ध जल। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। अर्थात यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अच्छा सर, इसीलिए बाबू उदासीन के कारण ही उदासीन जल में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हैं ना कि उदासीन जल में, यानी लवण अगर रहेगा NaCl, उसके घोल में विद्युत सप्लाई नहीं हो सकता है। नहीं ना? कोई दिक्कत? अच्छा, उदासीन जल होने के कारण इसमें विद्युत सप्लाई नहीं होता है। इसीलिए अगर हम बारिश के मौसम में तार के नीचे भी खड़ा रहेंगे ना, तो तार से जो टपकेगा पानी उसमें करंट नहीं आता है। उहे पनिया हम लोग फेंकेंगे ना तो करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसमें करंट का लक्षण आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है क्या? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है दोस्त? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का हानि होता है। अर्थात सर, ऑक्सीजन का त्याग होता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अवकरण क्या है? तो अवकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। नहीं, वियोग नहीं, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो हाइड्रोजन के वियोग होता है। हम अवकरण में बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन निकलता है, वियोग माने क्या होना? निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है। नहीं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन निकलता है तो अवकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है? तो प्रोटियम। यानी जो प्रोटियम यानी प्रथम समस्थानिक है दोस्त, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है? तो ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन के दूसरा जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, इसी का उपयोग किया जाता है भारी जल बनाने में। अब भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। किस रूप में बाबू? तो भारी जल का मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में। नहीं, ये क्या करता है कि न्यूट्रॉन को आकर्षित करता है, शोषण करता है और शोषित कर लेता है। कौन है? भारी जल। अब भारी जल हाइड्रोजन के द्वितीय समस्थानिक से बना होता है, अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड से और ड्यूटेरियम से। अच्छा सर, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम। और इसके परमाणु द्रव्यमान कितना है बाबू? 20। अब भारी जल का खोज कब किया गया था? तो 1932 में। किसने? वाशबर्न और यूरे ने। ठीक है, वाशबर्न और यूरे ने। ठीक है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है? तो तृतीय यानी कौन सा? ट्राइटियम। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है।
अक्सर ये सब पेपर में पूछा करता है दोस्त। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर मिश्रण का प्रयोग करता है कौन? किस किस मिश्रण का बाबू? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ध्यान से सुनिएगा, समुद्री गोताखोर बहुत अधिक गहराई में जाने के लिए हाइड्रोजन प्लस हीलियम का जो मिश्रण होता है ना सांस लेने के लिए, उसका यूज करता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। अगर कम पानी अंदर होगा ना, यानी कम गहराई के लिए ये हीलियम प्लस नाइट्रोजन, हीलियम प्लस या नाइट्रोजन प्लस हीलियम का यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? या अस्पताल में जो ऑक्सीजन लगता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन में हमारे नाकों में, तो उसमें कौन सा होता है बाबू? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। कोई डाउट? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो हीरा शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है बाबू? शुद्ध कार्बन है। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो षष्ठफलकीय। हीरा का स्ट्रक्चर षष्ठफलकीय होता है। हीरा का स्ट्रक्चर, गलती है, षष्ठफलकीय नहीं होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? राइट के सस्ट ठीक है, यानी हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होता है। हीरा के अगर प्रसंकरण की बात करें तो sp3 होता है। क्या होता है? sp3। ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना कैसा होता है? तो षष्ठफलकीय होता है। और इसका प्रसंकरण बात करें तो sp3 होता है, sp2 होता है, sp2 होता है, sp2। देखिए इसका फलक अधिक तो प्रसंकरण कम, यानी षष्ठफलकीय होता है ग्रेफाइट, तो इसका प्रसंस्करण कहेगा तो sp2। अगर हीरा के बात किया जाए कि हीरा की कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय, इसका प्रसंस्करण कहेगा तो sp3, इसका sp3, हीरा के sp3। अच्छा, हीरा रासायनिक तौर पर क्या होता है? शुद्ध कार्बन होता है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती हैं? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, यानी फेरस प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से लोहे पर जंग लग जाता है। जंग के सूत्र बात करें तो Fe2O3 × XH2। जंग का सूत्र सुनिएगा ध्यान से, Fe2O3 × XH2। X क्या है दोस्त? तो जल की मात्रा बताता है कि कितना है। X के जगह पर मान लीजिए 1 लीटर है, 2 लीटर है, ऐसे जल के अमाउंट बताता है X। ठीक है। लोहा पर जंग कब लगता है बाबू? तो लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हाइड्रोजन और वाष्प के एथी में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होता है? जंग लगता है। ठीक है। आइए, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में से रसोई गैस का रूप क्या है? तो जो रसोई गैस होता है, यानी जिसको आप LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यह जो गैस के अंदर रहता है ना, यानी कहने का मतलब है कि यह जो सिलेंडर के अंदर जो गैस रहता है, यह लिक्विड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बाबू? लिक्विड के फॉर्म में, यानी द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए कभी सिलेंडर आप हिलाइएगा ना, तो ऐसे ऐसे बुझाएगा कि उसमें लिक्विड चल रहा है, इसलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा गया है। अब एक लड़का सोचेगा, जो भी भैया देख रहे हैं मेरे, कि बताइए भाई गैस को आप लिक्विड कैसे कह रहे हैं? तो देखिए दोस्त, गैस को जब हाई प्रेशर पर कंप्रेस कीजिएगा ना, यानी दबाइएगा, गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर, संपीड़ित का अर्थ होता है कंप्रेस करने पर, वह किस में? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करने पर किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि सिलेंडर में गैस को कैसे भरा जाता है सर? तो हाई प्रेशर पर भरा जाता है। हाई प्रेशर पर भरा जाता है तो यही गैस क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब यह लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, तो यही लिक्विड के फॉर्म, अब सर बताइए ना कि जो जलाते हैं हम, लाइटर बारते हैं, तो ये तो गैस के रूप में हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हाई प्रेशर से जब गैस निकलेगा ना, तो फिर लो प्रेशर में आएगा। यानी कहने का मतलब दोस्त, सिलेंडर में हाई प्रेशर में बंद है, यानी उच्च दाब में, इसको खोलते हैं तो वह निम्न दाब होता है, बाहर आते आते एकदम निम्न दाब हो जाता है, तो पुनः लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। समझ में आ गया ना सारा प्रक्रिया? अब सर देखिएगा, एक घटना आपको बताता हूँ कि अक्सर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट होने के कारण जानते हैं कब होता है? गर्मियों के दिनों में। कब होता है? गर्मियों के दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट का कारण क्या है कि हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर हाई रहेगा ना, तो क्या होगा? गैस फैलता है। गैस
आप लोग जानते हैं कि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है गैस का, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहने का मतलब अंतराण्विक जो बल है ना, वह क्या होता है, गैस के बीच का जो अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके बीच का मोशन बढ़ जाता है, यानी गति बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ने से गैस के अणुओं के बीच का गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे रैंडमली अचानक ऐसे से एक दूसरे से टकराएगा तेजी में। तो तेजी से टकराएगा तो उससे जो भी उत्पन्न होता है कौन सा, तो उससे क्या होता है कि वो फैलेगा, गैस क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, वो गैस का होगा, फैलेगा। अब वो क्या होगा कि विस्फोट का कारण आपका बन जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में ठंडे पात्र में रखकर पानी के अंदर गैस सिलेंडर को रख दिया जाता है। अगर उससे आप काम ले रही हैं धूप में, तो क्या किया जाता है कि ठंडे बर्तन के पात्र में रख कर पानी और उसमें गैस सिलेंडर को खड़े रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ टॉप वगैरह में पानी डालकर और उसमें सिलेंडर को रख दिया जाएगा। कोई दिक्कत, विस्फोट से बचने के लिए या कुछ ऐसा दुर्घटना ना हो। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर का गैस सिलेंडर एकदम ठंडे के बाद कहानी बता रहा हूँ, एकदम ख़त्म हो गया, तो एक्चुअल में एथी नहीं रहता है, जम जाता है। अब सर गैस कैसे जम जाता है, तो वहीं बताए ना दोस्त कि वह क्या होता है कि हाई प्रेशर के अंदर बंद रहता है और वह लिक्विड रूप में रहता है। गैस किस रूप में रहता है बाबू? लिक्विड रूप में रहता है। अब वह ठंडापन के चलते संघनित होकर एकदम सुस्त हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे नहीं होता है, नीचे तली में बैठ जाता है। कौन? गैस। ठीक है, कहाँ बैठ जाता है? नीचे तली में बैठ जाता है। अब जिससे आप जलाती हैं तो वह ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि चिपचिपा पदार्थ होकर लिक्विड के रूप में और उसको ठंडापन मिल गया, वो बैठ गया। ठीक है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए आपको? लाइट में ले जाकर, लाइट करने का मतलब होता है प्रकाश में, या तो सूर्य के प्रकाश में, या उसको किसी चीज़ से धिपाइएगा ना, तो वह जो है गैस हीट होकर पुनः क्या होगा, अपना गैस फॉर्मेट में चेंज होगा। यानी जो एकदम संघनित हो गया है वह थोड़ा क्या आएगा, ऊपर आएगा नीचे से। क्योंकि आप लोग खुद जानती हैं कि गैस क्या होता है कि गर्म करने पर गैस हल्का होता है। गैस यानी वह क्या होता है, ऊपर की ओर जाएगा। क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। खुद ही कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के क्या होगा, हल्का होगा और वह ऊपर की ओर जाएगा। तो नीचे तली में बैठा रहता है, उसको हीट मिलता है तो वह ऊपर की ओर आता है, जिससे आप माचिस जलाइएगा तो जल जाएगा। कैसा लगा प्रवचन? कोई दिक्कत दोस्त? कहने का मतलब है कि बहुत आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी आप लोग शहर में पढ़ते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं या कहीं घर में अचानक गैस ख़त्म हो जाए, एकदम कड़ाके की ठंडी है, तो समझिएगा कि अभी कम से कम तो एक दिन खाना बन सकता है उससे। इतना तो मैं लिमिट कर सकता हूँ दावा कि एक दिन का आपका खाना कम से कम माने एक टाइम का दाल चावल सही थी हो सकता है, उससे बन सकता है। कोई दिक्कत है? आइए, रसोई गैस। हाँ, तो वहीं तक नहीं कहानी है, अभी कहानी तो बहुत है, सुनिएगा ध्यान से। रसोई गैस जो एलपीजी होता है, इसका सूत्र लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बता दिया मैं। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कौन सा? ब्यूटेन, मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अब मुख्य रूप से कहेगा तो ब्यूटेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, खाला ब्यूटेन होता है मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक बाटे। ठीक है, आइए देखिएगा। अब ब्यूटेन होता है, सुनिएगा ध्यान से। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? सी मेथेट प्रोब्यूट, यानी क्या होगा? C4H10। C4H10 होता है ब्यूटेन का सूत्र। कोई दिक्कत? अच्छा सर, ब्यूटेन का तो सूत्र यहाँ तक हो गया। अब सर इसमें जब इसका खोज हो गया, गैस बन गया, तो हुआ कि आखिर गैस या घर में जला रहा है लोग, अगर निकलने लगे यानी रिसाव हो, तब क्या होगा? आखिर कैसे आदमी जान पाएगा कि बताइए हम गैस जलाएं, अगर यह गैस नहीं जल रहा है या कहीं से रिसाव हो रहा है? तो उसमें क्या किया गया कि गंध के लिए मिलाया गया है एथिल मार्केप्टन। एथिल मार्केप्टन यानी C2H5SH। C2H5SH होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एथिल मार्केप्टन मिला दिया गया, जिससे उसमें गंध आ सके नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग खोलते हैं ना सिलेंडर, तो क्या होता है? गंध आता है। क्या आता है? गंध आता है। जब भी गैस निकलता है तो रिसाव होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि गैस रिसाव हो रहा है, क्योंकि उसमें एथिल मार्केप्टन मिलाया गया है। वहीं क्या होता है? महकने लगता है। एथिल मार्केप्टन का और कोई काम नहीं है, उसका केवल गंध देना है। कोई दिक्कत? सिगरेट जो लाइटर होता है ना, हमारा
समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब दोस्त देखे होंगे कैसे पटिकवा में से निकालेगा, पैकेट में से आप पॉकेटवा में से निकाल कर ऐसे ये थी मारेगा लाइटरवा, मारेगा आ जलेगा, तब उसमें लाइटरवा में कौन गैस होता है? तब ब्यूटेन गैस। कौन होता है? ब्यूटेन गैस। यह पेपर में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, कि जो सिगरेट लाइटर होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तब ब्यूटेन का। किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसीलिए आप लोग देखी होंगी, अब वहाँ भी दिखा दे रहे हैं दोस्त, आराम से समझिए। जो लाइटरवा है ना, सिगरेट लाइटरवा, नहीं तो पान बीड़ी की दुकान पर जाते समय देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे अगर देखिएगा ना, ऐसे हिलाइएगा तो लगेगा कि इसमें पानी है। क्या है? पानी। तो वो पानी नहीं रहता है, एक्चुअल में गैस रहता है, हाई प्रेशर के साथ उसको भरा रहता है। ए सर, तब ठीक कर रहे हैं। इसीलिए लाइटरवा अगर एक बार हम लोग समाप्त हो जाता है ना, तो दोबारा नया कीनते हैं, क्योंकि दोबारा उसमें भराएगा नहीं। ये ना कि घरे वाला गैस भर दीजिएगा उसमें, ना, सिस्टम में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उतना हाई प्रेशर पर छुछीवे नहीं है, वो खाली निकालने वाला, एक बार उसको कंप्रेस करके कंपनी में भर दिया जाता है, उसके बाद में ख़त्म, तमाशा ख़त्म, दूसरा लो सिगरेट पिया। आइए, नशा नहीं, तो इसी पर तंबाकू निषेध दिवस कहिए 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। परम शून्य ताप क्या होता है बाबू? तो सैद्धांतिक रूप से एक न्यूनतम ताप होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? एक न्यूनतम ताप होता है। परम शून्य ताप एक ऐसा ताप होता है जिसके नीचे ताप जाना संभव नहीं है। -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। खुद दिक्कत, बिजली कोई भी बल्ब होता है ना, तो उसके अंदर अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक, आइए, रसोई गैस ही तो हो गया। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। यानी वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, ठीक। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। उसके बाद में आपका आर्गन हो गया, तो आर्गन की मात्रा कितना होता है? 0.0001 होता है। हाँ, कितना होता है? ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा 0.00005, 5 को 0 तब 5 होता है, ऐसे करके, ठीक है। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। उसे जस्तीकरण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। यानी लोहे के परत पर अगर किसका, तो जस्ते का परत चढ़ाइएगा ना, तो उसको जस्तीकरण कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह तब पेपर के इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि कहिए ना। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो कैल्शियम फास्फेट। यानी कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कौन बता देगा? Ca3 या PO4 के होल ट्वाइस। Ca3 PO4 के होल ट्वाइस। यह पेपर में कई बार दोस्त पूछ चुका है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए, ठीक है। नाखून में कीरेटिन होता है। नाखून में कौन सा? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वो तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, ठीक है दोस्तों। लड़का का नाम है ना कैमरा मास्टर के, कि जैसे जो नहीं हम लोग वोटवा मार के निकलते हैं, तो जो स्याही लगाता है तो वह सिल्वर नाइट्रेट होता है बाबू, सिल्वर नाइट्रेट होता है। जो एथिक्स अभिक्रिया करके वो तो नॉर्मल, तो वो क्या करता है ना कि सिल्वर नाइट्रेट, देखिएगा दोस्त, लड़का ठीक सवाल पूछा है। देखिए, वह जो सिल्वर नाइट्रेट है हमारे शरीर के संपर्क में आकर, जो पसीना होता है ना, उसके संपर्क में आकर, पसीना में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, इसके संपर्क में आकर क्या करता है कि वह अपना पूरा AgNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिल्वर नाइट्रेट में वह फिक्स होता है, परमानेंट होता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड में चेंज होता है। यानी AgNO3 जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट, वह पसीना से कांटेक्ट करके NaCl से वह AgCl में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वह छूटता नहीं है।
ठीक है, इसीलिए जब भी वोट देकर निकले तब बाल में ऐसे ऐसे कर ले ताकि आप दोबारा वोट मार सकती हैं, चाची भैया दादा जो भी मुखिया वार्ड में खड़ा होकर। ठीक है, खुद ही कहते हैं। आइए, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट नहीं। अच्छा, रासायनिक रूप से ड्राई आइस, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए बाबू ध्यान से। रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी ड्राई आइस क्या होता है बाबू? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना दोस्त, यह भी ऊर्ध्वपातन की क्रिया को सेटिस्फाइड कराता है। यानी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण में ये भी आता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2। इसको सॉलिड CO2 भी दे देता है पेपर में। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है बाबू? एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। सिरका का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी खाद्य पदार्थ है ना, अचार उचार में किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका का प्रयोग किया जाता है। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। सिरका जो है ना बहुत मज़ा देता है, जब अममा वाला गुड़हिया नहीं बनता है, अतन सब मरचैया डाल के और चटने पर बड़ी बढ़िया, मुंह में पानी आ जाता है। हे भगवान। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा है बाबू? सिट्रिक अम्ल। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो कौन सा? एथिल अल्कोहल। कौन है? एथिल अल्कोहल। यानी शर्करा नहीं दोस्त, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन है? तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जंतु। चलिए दोस्त, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक क्या है बाबू? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की चाल को क्या करता है? बदलता है, यानी तेज या धीमी कर दे, तेजी करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की चाल को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। खुद ही कहते हैं। बैक्टीरिया में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो बैक्टीरिया नहीं, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? चल जो कोना में। ठीक है, यानी बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है बाबू? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत है? अच्छा, सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। यानी सिरका कैसा होता है बाबू? अम्लीय होता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो क्लोरीनीकरण के द्वारा। यानी क्लोरीनीकरण के द्वारा, क्लोरीनीकरण के द्वारा जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किया जाता है। इसका कहने का मतलब समझती हैं कि क्लोरीन का उपयोग करके हम क्या करते हैं? जल के कीटाणुओं को मार देते हैं और जल को स्वच्छ बनाते हैं। आज भी सेट में आया था। ठीक है, नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल ये तो हो गया। जंतु चारकोल प्राप्त होता है तो वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, जंतु चारकोल प्राप्त होता है तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। अगर वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं के हड्डियों को जलाते हैं ना, तो हमको जंतु चारकोल प्राप्त होता है। या चारकोल कब प्राप्त होता है बाबू? वुड चारकोल यानी लकड़ी का चारकोल कब प्राप्त होता है? तो जब लड़की नहीं, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ियों को जलाते हैं। किसको? लकड़ियों को जलाते हैं, न कि लड़कियों को तो जलाते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं पाप। ठीक, यानी वायु की अनुपस्थिति में लकड़ियों को जलाने की प्रक्रिया से क्या बनता है? हमको क्या प्राप्त होता है? जंतु चारकोल प्राप्त होता है। या वुड चारकोल यानी लकड़ी का चारकोल, अगर लकड़ी जलाते हैं तो। ठीक। अच्छा जी, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है बाबू? तो सल्फर। यानी रबर में सल्फर मिलाने से उसमें हार्डनेस आती है और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी प्रत्यास्थता गुण उसमें बढ़ता है और क्या होता है? उसमें कठोर होता है वो। ठीक है, कठोर बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। यानी रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। और रबर में सल्फर मिलाने से रबर कठोर हो जाता है और उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्यास्थता जो गुण होता है ये भी सुधार होता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 0.1 से 2%।
यानी कार्बन में इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होता है बाबू? तो 0.1 से 2% तक कार्बन पाया जाता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन होता है। यानी श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन होता है। वह क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। कौन सा बाबू? तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? इन गुणे मूलानुपाती सूत्र। इन गुणे मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर इन गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। यानी मनुष्य सबसे अधिक किसका प्रयोग करता है? तो लोहा का। लोहा के बात करें सर तो Fe इसका सूत्र होता है। क्या होता है? संकेत Fe। यानी लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। ठीक है। इसका संकेत Fe हो गया। इसका परमाणु संख्या 26 होता है। परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। अच्छा सर, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। यानी गोबर गैस जो होता है ना, गोबर गैस प्लांट, इससे कौन सा निकलता है? गोबर से गैस से तो मीथेन गैस निकलता है। pH प्रदर्शित करता है तो विलयन की अम्लता तथा क्षारकत्व। यानी pH स्केल से मालूम चलता है कि विलयन की प्रकृति को pH स्केल द्वारा पता लगाया जाता है। कैसे सर? तो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता के पता किसके द्वारा लगाया जाता है? pH स्केल के द्वारा। pH स्केल का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था pH स्केल का खोज। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अगर किसी विलयन का pH मान 0 है तो यानी वो बहुत अम्लीय है, और जिसका pH मान 14 है तो वह क्या है? बहुत अधिक क्षारीय है। यानी pH स्केल पर जो गणितीय गणना होता है, यानी जो अंकित मान होता है, पाठ्यांक जो होता है, वह 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14 तक। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, और 7 एकदम नेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। और 7 से 14 तक होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। अगर 7 से हम जितना ही उधर बढ़ेंगे ना 14 की ओर, तो समझ जाइए क्षारीय की मात्रा बढ़ेगा, अम्लीय की मात्रा बहुत घटेगा। कोई दिक्कत? आइए, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन। यानी हाइड्रोजन से बाबू सबसे अधिक मात्रा में बनाने वाला तत्व कौन सा है? यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन। कार्बन अधातु है। इसके परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसके परमाणु संख्या 6 होता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है तो रेत। यानी सिलिकॉन जो है तत्व किस में पाया जाता है बाबू? तो रेत में। अगर रेत यानी सैंड माने होता है बालू, और रेत माने भी बालू, तो इसका सूत्र क्या होता है? SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं। अच्छा, बॉक्साइट के एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है, तब विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। यानी कहने का मतलब बाबू कि अगर बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं, एल्युमिनियम का मुख्य क्या होता है? बॉक्साइट होता है। अगर बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया, जो कि पेपर में कई बार क्वेश्चन इसको पूछ चुका है, क्वेश्चन पेपर में, कि किस प्रक्रिया द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। ठीक। सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? साधारण नमक। यानी सागर के जल में, यानी समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? साधारण नमक। असाधारण नमक को टेबल साल्ट भी कहते हैं, या खाने वाला नमक NaCl। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। यह लवण होता है, उदासीन होता है नहीं। अच्छा सर, समुद्री जो जल होता है ना, इसका घनत्व अधिक होता है। नदियों के जल से समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अधिक घनत्व होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, अधिक घनत्व होने के कारण नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक।
नदियों से अगर कोई भी जहाज़ समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अगर C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगर इसका किण्वन हो तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 और O2। क्या होता है? CO2 और H2O, सॉरी H2O, CO2 यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होता है। यानी ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल H2O प्राप्त होता है। अंतिम उत्पाद CO2 तथा H2O। ठीक है। अच्छा, शुगर का सूत्र क्या होता है? चीनी का C12H22O11, C12H22O11। फ्रुक्टोज का सूत्र भी C12H22O11 होता है। ये गलती है, C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है किसका? फ्रुक्टोज का। अब मीठे फलों में पके हुए फलों में मीठापन का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है, जबकि फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए देगा तो एथिलीन मारेंगे, और उसका सूत्र होता है C2H4, C2H4। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। इसका प्रयोग कहाँ होता है बाबू? कच्चे फलों को पकाने में या हरे फलों को पकाने में। ठीक। आइए, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। ठीक। अब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। यानी Z बराबर क्या, A बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बराबर Z प्लस N, Z प्लस N। और Z क्या है बाबू? तो परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? Z से। किससे? Z से। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो बेंजोइक अम्ल। कौन सा? जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला। जल के साथ स्वच्छ माने क्या होता है? सफ़ेद, एकदम साफ सुथरा। विलयन बनाने वाला यौगिक नहीं है तो बेंजोइक अम्ल। क्यों सर? तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ग्रीन कलर के होता है। बेंजोइक अम्ल उसका कलर हो जाता है, जिसके चलते वह जल में विलय जब उसको घोलिएगा ना तो वह स्वच्छ नहीं विलयन बना पाता है। समझ में आ रहा है ना? तो घास जो आप लोग काट कर गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत? सुनिएगा, ये तो हो गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3। ठीक। अगर वाशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक। जिप्सम के बात करें कि सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। हाफ लगता है ना, हाफ H2O, इसीलिए हेमी आ जाता है। कोई दिक्कत है? पोटासिलम का मतलब होता है फिटिकरी। दढ़िया बना के रगड़ते नहीं है बदवा में मुलायम के लिए गलिया, ठीक है, तो वही होता है फिटिकरी। क्या होता है? फिटिकरी। यानी उसको पोटासिलम कहते हैं। फिटिकरी का रासायनिक नाम पोटासिलम। इसका सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O ना। कोई दिक्कत? कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। यानी कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग नहीं देता है। इसका कारण क्या है बाबू? तो इसमें सोडियम
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, सोडियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, इसलिए तो यही पूछता है कि कठोर जल में क्या पाया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाया जाएगा तो वह कठोर जल होगा। और क्लोराइड होगा तो वह क्या होगा, सॉफ्ट जल। कोई दिक्कत है, वह क्या होगा, सॉफ्ट जल। यानी कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर क्लोराइड उसका ये थी है संयुक्त है मिला हुआ क्लोराइड की मात्रा, तो इसके कारण वह क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी कठोर होगा। क्या होगा, सॉरी कठोर नहीं होगा, अस्थायी जो होगा, अस्थायी कठोरता को गर्म करने पर दूर किया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता गर्म करने पर क्या हो जाता है बाबू, दूर हो जाता है। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, यानी समुद्री जल से लवण यानी नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी है बाबू, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन के लिए, ठीक है, किन औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बना होता है ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट भी कठोर तत्व है दोस्त, हीरा भी कठोरे है, तो हीरा भी उसी तत्व से बना रहता है जिससे ग्रेनाइट बना रहता है, इसलिए ग्रेनाइट भी क्या होता है, कठोर ही होता है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ऑप्शन के अनुसार है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, भाप है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के अधिकता के चलते क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होता है। SO2 और NO2 के अधिकता से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे क्या होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है बाबू कि वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होता है। कोई दिक्कत है? आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि ओजोन की खोज किसने किया था, ओजोन जो होता है उसका खोज किसने किया था, हेनरी कुछ करके फोरमैन ने। किसने, फोरमैन ने क्या किया था, किसका बाबू, तो ओजोन का खोज किया था। ठीक, लोहे के उत्पादन के लिए किस कांची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोक का, यानी लोहे के उत्पादन के लिए अगर लोहा हमको प्राप्त करना है तो उसमें कोक के साथ उसको गर्म किया जाता है और तब तो वह लिक्विड फॉर्म में, यानी इतना टेम्परेचर चाहिए उसको। लोहे का गलनांक कितना होता है, Fe का गलनांक 2600 के करीब होता है ना, 2600 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ठीक है, लोहे का गलनांक। नहीं कोई दिक्कत छो क्या, ठीक, चले छो दोस्त। लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोक का। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है, तो कोयला। यानी कह रहा है कि ऐसा प्राकृतिक पदार्थ, यानी ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वह है कोयला। कोयला भी एक ही तत्व से बना होता है। ठीक है, इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो कौन सा वह तत्व है, तो कोयला। कौन है, कोयला। और कोयला को क्या कहते हैं, अन्य नाम से क्या, किस नाम से जानते हैं, काला सोना में गड़बड़ा जाइएगा। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। भुलाइलो मत मारिएगा दोस्त कि ब्लैक गोल्ड कहते हैं ना, कोयला के नाम है कोयला, कोयले रहेगा ही। ठीक है, करीबा कोयले रहेगा, कोई दिक्कत है, इसका दूसरा नाम नहीं है करीबा ना तो कोयला, कोई दिक्कत है, कोयले याद रखेगा भाई, ऐसी मजाक में बोल दिए। ठीक है, लेकिन ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बम्बू बांस को। ठीक है, अगर कहेगा कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, काला सोना, तो पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को। बहुत सुंदर। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में से काम में आता है, तो उर्वरक बनाने में। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में काम में आता है, तो उर्वरक बनाने में। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। वह क्वेश्चन है कि बताइए पुट्टास्वामी केस का संबंध किससे है, यानी पुट्टास्वामी केस का संबंध किस चीज़ से है और यह कब प्रकाशित हुआ था, यानी कब हाईलाइट हुआ था मुद्दा, आपको बताना है।
कि इसका संबंध क्या है, यह कब प्रकाशित हुआ, यह मुद्दा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। यह क्विज अगर अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें आप, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, जितने भी ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए, जितना हो सके हम लोग के क्विज को फैलाइए, पूरे बिहार में आग लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।